तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, एनआईएस डीएलएड वर्सेस बीएड, हालांकि इसमें पार्टी उत्तराखंड सरकार है पिटिशनर के रूप में, लेकिन फिर भी हम बीएड ही कह के चलते हैं। इस मामले की सुनवाई आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर होनी थी और मामला लिस्टेड भी हुआ, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई। ज़्यादा केस आ गए थे और ये 43 नंबर पे ये केस लगा था, लेकिन अभी 29-30 नंबर तक आते आते जो है जजेस महोदय ने इसको सुनने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, हालांकि पहले से ही उम्मीद थी कि इस केस में बहुत आगे तक बात नहीं जाएगी और कुछ बहुत आगे नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो थी कि कुछ ही सुनवाई हो, कुछ मिनटों की ही सुनवाई हो जाए, ताकि जजेस महोदय जो हैं उनकी नॉलेज में सारी बातें आ जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जो डीके शुक्ला जी हैं पिटिशनर, जो एनआईएस की तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने बहुत सारी कोशिश की। रजनीश जी हैं, तो तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस मामले पे सुनवाई नहीं हो पाई दोस्तों। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसा कि आप लोग टाइटल में देख के आए होंगे, कि इसमें कौन जीत सकता है और कौन हारेगा। तो जाहिर सी बात है, एक मोटे में यदि हम बात करना चाहें तो सीधी सी बात है। देखिए, जो भी एनसीटी अप्रूव्ड कोर्स हैं उनको चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल है और इनके आगे कोई भी सरकार टिक नहीं पाएगी। यदि उत्तराखंड सरकार ये कहती है कि जो उत्तराखंड बेसिक शिक्षा नियमावली है उसमें एनआईएस डीएलएड का जिक्र नहीं है, तो उनको करना पड़ेगा। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जब टेट की बात आई थी, शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात आई थी और एनसीटीई ने जब लागू करवाने की कोशिश की, तो तमाम राज्य जो है आनाकानी करते रहे कि हमारे यहाँ ये दिक्कत है, हमारे यहाँ सुविधाएं नहीं है। लेकिन जब एनसीटीई ने चाहा तो सबको लागू करना पड़ गया। तो वही हालत है, यदि आपके यहाँ एनआईएस डीएलएड का जिक्र नियमावली में नहीं है तो आपको करना पड़ेगा। वो इसलिए दोस्तों, 2-3 चीजें मैं आपको इस संबंध में बताऊंगा, क्योंकि हम इस केस के बारे में आज का जो अपडेट है वो मैंने आपको बता दिया कि मामला 3 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है, यानी 3 मार्च 2023 को फिर से इसको सुना जाएगा। और वहां पे देखिए, उम्मीद यही थी, क्योंकि अभी ना तो एनसीटीई ने अपना काउंटर दाखिल किया है और ना ही एनआईएस ने भी अपना काउंटर दाखिल नहीं किया है, या फिर जो काउंटर एफिडेविट जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से है उससे भी अब तक नहीं दाखिल किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस केस में सुनने के लिए अभी जो डॉक्यूमेंट्स, जो एक पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन हम उम्मीद ऐसा कर सकते हैं कि 3 मार्च को जब दोबारा से इस मामले को सुना जाएगा तो बहुत सारे फैक्ट्स होंगे कोर्ट के पास, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसके आधार पर सुनवाई होगी। आप लोग ये देख के आए होंगे कि किसका पलड़ा भारी रह सकता है। इस बारे में मैं वही चीज कहूंगा दोस्तों। देखिए, अभी बीएड बीटीसी का मामला चल रहा है, तो उसमें भी हम एक साधारण शब्दों में एक सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनके पक्ष में एनसीटीई है, पक्ष की बात ना करें, जो एनसीटीई के रूल रेगुलेशंस हैं वो जिसके पक्ष में जाते हैं उसका पक्ष मजबूत रहने वाले हैं। और यहाँ पे जो एनसीटीई के रूल है, चाहे उनकी गाइडलाइन हो, वो एनआईएस डीएलएड के पक्ष में है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि एनआईएस डीएलएड इस मामले में भारी रहने वाला है। उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। यही मामला खुद जब उत्तराखंड हाई कोर्ट में गया तो वहां से हाई कोर्ट ने सरकार का जो आदेश था, जो सरकार ने सचिवालय के माध्यम से अपना ऑर्डर जारी करके ये कहा कि डीएलएड एलिजिबल नहीं है प्राथमिक में, उसको जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है उसने पलट दिया। तो उसने क्यों पलटा? क्योंकि हाई कोर्ट अच्छी तरह से जानता है कि जो गाइडलाइंस है एनसीटी की, उसमें साफ साफ एनआईएस डीएलएड को वैलिड माना गया। और वो गाइडलाइंस कब दोस्तों? एमएचआरडी की या फिर एनआईएस डीएलएड की गाइडलाइंस भी मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पे। जो एनसीटीई की गाइडलाइन आई वो 6 जनवरी 2021 में आई और एमएचआरडी की भी 16 दिसंबर 2021 में गाइडलाइन आई हुई थी एनआईएस डीएलएड के पक्ष में। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मैटर करेंगी। वो इसलिए एक और ऑर्डर मैं आपको बाई प्रूफ दिखाऊंगा। मैं ऐसे हवा में आपको नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे एनआईएस डीएलएड भारी पड़ेगा।
हवा में नहीं कह रहा, एक पटना हाई कोर्ट का निर्णय मैंने अरेंज किया आप लोगों के लिए, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे भी पटना हाई कोर्ट ने जो डायरेक्टर है बेसिक एजुकेशन के, उनको कड़ी फटकार लगाई है। मैं आपको दिखाता हूं, सीधे मैं उस ऑर्डर की कॉपी पे ही चलता हूं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो उस ऑर्डर की कॉपी पे हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट, ये नंबर केस का लिखा हुआ है, और ये ऑर्डर कब का है, 21 जनवरी 2020। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो मेन चीजें हैं वो मैंने आपको पहले से ही मार्कअप कर रखा है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि एनआईएस डीएलएड क्यों भारी पड़ेगा। मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूं, और ये पूरा का पूरा ऑर्डर दोस्तों टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा, और इसी नाम मगन ट्यूटोरियल्स के नाम से ही है वो जो चैनल है, तो उससे आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पे ये पूरा का पूरा पीडीएफ और भी सारी जानकारियां जो इस केस से रिलेटेड है दोस्तों, वो आपको मिल जाएंगी। मेन चीजें ये है, यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैंने पहले से ही मार्कअप कर रखा है। ये 15वां पॉइंट है। यहाँ पे कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है, 10 आई फाइंड दैट ऑन सच misrepresentation and misreading of the clarification issued by the NCT, the Director Primary Education has illegally issued directions that the person who had obtained DLED course duly run for 18 months by NIS are not eligible for appointment on the post of teacher in primary schools। अब यहाँ पे जो बिहार के बेसिक एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, उनको सीधे सीधे लताड़ लगाई है कि इन्होंने गलत तरीके से जो एनसीटी के रूल रेगुलेशंस है, जो गाइडलाइंस है, उसको गलत तरीके से इन्होंने परिभाषित किया, और इनको जो एनआईएस डीएलएड हैं, जिन्होंने दूरस्थ माध्यम से डीएलएड किया हुआ है, इनको गलत एक सर्कुलर जारी करके और इनको रोकने का प्रयास किया। यहाँ पे कोर्ट ने आगे लिखा है दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं और स्क्रॉल कर देता हूं। जो मेन चीज है मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है द रिट पिटिशंस आर अलाउड। यहां पे अलाउ कर रही है कोर्ट। द रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड, यानी रिस्पोंडेंट्स यानी बिहार सरकार जो है, डायरेक्टेड टू अलाउ द पिटिशनर टू अप्लाई विद इन 1 month एंड कंसीडर द केस ऑफ द पिटिशनर फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। साफ साफ पटना हाई कोर्ट ने जो डायरेक्टर है बेसिक एजुकेशन के, उन्हें लताड़ लगाई है, और साफ साफ कहा है कि इन्हें अप्लाई करने का 1 महीने के अंदर इनको अप्लाई करने का मौका दिया जाए। तो दोस्तों ये चीजें आप लोगों ने देख लिया, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। देखिए, जो एनसीटीई के रूल रेगुलेशंस हैं वो सबको मानने पड़ेंगे, और अभी हाल फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा कि एक चर्चा चल पड़ी है, एक चर्चा हो रही है कि जो एनसीटीई के रूल हैं उनको सभी राज्यों पे बाध्यकारी बनाया जाए, और इस बारे में तमाम बातें भी हो रही है दोस्तों, और हो सकता है कि इस तरह का कोई अमेंडमेंट भी कर दिया जाए, और वो है भी। देखिए, जो आरटीई एक्ट 2009 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी अनट्रेन्ड टीचर नहीं रखा जा सकता, और दूसरी एनसीटीई के पास ये अधिकार है कि वो जो निर्धारित योग्यता है उसको परिभाषित कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अब यहाँ पे एक चीज हम कह सकते हैं, आप लोगों के मन में एक प्रश्न हो सकता है कि जब मामला ये 3 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है, तो क्या फिर आगे 3 मार्च को क्या हो सकता है। तो दोस्तों हम भी यहां से यही कहना चाहेंगे कि वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी सुनवाई न हो सकने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है कि जब तक सारे पक्षों के जो लिखित डॉक्यूमेंट हैं वो कोर्ट में सबमिट नहीं हो जाते, तब तक कोई बहस के लिए बैकग्राउंड जमीन तैयार नहीं होगी। तो तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। और आज के लिए यही दोस्तों, इतना आप मान के चलिए कि ये केस जो है वो लंबा नहीं खींचने वाला। और आप लोगों का एक सवाल हो सकता है कि क्या सर इस बीच में कोई वैकेंसी ना आ जाए तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा नहीं होगा, कोई भी अभ्यर्थी जाके और पिटीशन फाइल कर देगा वहां पे कि जब मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है तो इस बीच में कोई भी वैकेंसी रन करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, तो रोक लग जाएगी। अभी भी स्टेज चल ही रहा है, आप लोग सभी जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, लेकिन एक आपसे वादा जरूर करूंगा कि इस केस से संबंधित जो भी अपडेट्स होंगी इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक मिलेगी। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, और चलते चलते हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट जरूर करूंगा दोस्तों कि आप कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।